क्या है, हमें किस तरह से करनी चाहिए। थोड़ा सा हम पीएलसी को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पीएलसी क्या होती है। बहुत ज़्यादा अभी फौरी तौर पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हम इंडस्ट्री 4.0 की कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमें कल करना है। तो मेरे ख्याल में लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चे आते रहेंगे और बच्चों को हम इसके अंदर एडमिट भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके ओके। सो लेट मी ओपन दिस फॉर यू। बच्चों, आप लोगों में से कभी किसी ने रिलेज के बारे में बल्कि किसी ने रिलेज के बारे में सुना है? मंजूर के अलावा, मंजूर को तो पता है बिलीव, आप इसके अलावा किसी बच्चे ने रिलेज के बारे में कभी देखा है, कभी सुना है? ओके, कि somebody has messaged इंजीनियर मोहम्मद साले। ओके, साले साहब कह रहे हैं उन्होंने सुना हुआ है, आके मेमन भी कह रहे हैं सुना हुआ है। ओके फाइन फाइन फाइन। इसके अलावा हैदर साहब ने भी सुना है। हैदर, तुमने क्या पढ़ा है रिले के बारे में, ये तो जरा बताओ सबको, मुझे भी बताओ। हैदर का पता नहीं माइक आज काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तलहा कह रहा है, तलहा को भी पता है रिले के बारे में। ओके, तो बहुत स्लो आ रही है तुम्हारी हैदर आवाज। चलो खैर है, इम्पोर्टेंट इसके तुम बच्चों को थोड़ा बहुत रिलेज के बारे में पता है। अब्दुल हसीब साहब, जी सर, you want to say something? जी सर, पढ़ा हमने। ये माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह के साथ यूज की हुई है, तो वो ज्यादा छोटी होती थी, 12 वोल्ट पे प्ले करना, या ज्यादा 220 के साथ हमने किया था विद कंट्रोल सिग्नल ऑफ लेस देन 5 वोल्ट्स। सही 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 सही, ठीक है, और परफेक्ट है, मैं समझ गया आपकी बात। ओके, सो हम आज स्टार्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिकल पैनल से, कि इलेक्ट्रिकल पैनल क्या होता है और इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और कंपोनेंट्स के बाद हम आज कंट्रोल कंपोनेंट्स की बात करेंगे। हम कुछ थोड़े से सेंसर्स की बात करेंगे कि सेंसर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं। हम चीज़ों को ज़रा इस तरह से आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। जब आपको स्क्रीन नज़र आ जाए तो मुझे बताइएगा कि यू कैन सी द स्क्रीन। मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं स्विचिंग के लिए यूज़ होती है। यस, इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द स्विचिंग। तो 44 की नज़र। जी सर, आ रही है। ठीक है आकिब साहब। ओके बच्चों, सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रिकल पैनल, जिसके अंदर तुम्हें सबसे टॉप पे जो इनकमिंग होती है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल की जो इनकमिंग होती है, उसकी इनकमिंग के ऊपर लगे होते हैं कुछ केबल ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स के थ्रू वायर्स अंदर आ रही होती हैं। सो वी हैव ऑन द लेफ्ट साइड, तो तुम्हें राइट अप नज़र आ रहा है, लाइक वी हैव सर्किट ब्रेकर्स and we have relays, we have contactors, we have terminal blocks, we have timers, we have CTs, we have energy meters. ठीक है भाई, we'll start our discussion with the terminal blocks के terminal blocks क्या होते हैं। तो let's see कि terminal blocks क्या होते हैं, फिर हम relays को डिस्कस करेंगे, contactors को करेंगे, and सबसे पहले terminal block देखो, क्योंकि सबसे छोटा component पैनल में यही होता है। In this video, we're going to introduce you to the terminal block, which is an important component in any industrial setting. A terminal block is a component with an insulated frame that has the sole purpose of securing 2 or more wires together. Well, you might ask, if you want to connect wires, why not just solder them together? Or twist them together and wrap them with electrical tape? Using terminal blocks is a much better solution for connecting wires. Terminal blocks provide more flexibility. For example, when using terminal blocks, wiring modifications are easy because wires can be removed or added quickly. Terminal block wiring is neat and orderly, allowing for quick identification, making modification and troubleshooting easier.
We'll show you more good reasons to use terminal blocks later in this video. Terminal blocks are classified based on characteristics such as structure, device type, and termination options. Let's explore some of the classifications and characteristics of terminal blocks typically encountered in industry today. There are a variety of methods used to connect the wires inside the terminal block. ओके बच्चों, यहाँ से तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि टर्मिनल ब्लॉक्स बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर जितनी भी वायर्स हैं उन वायर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में ब्रेकर लगा हुआ है और ब्रेकर तक किसी सर्टेन डिवाइस या किसी सेंसर की तार पहुंचानी है, तो क्या करेंगे? तारे हवा में नहीं छोड़ सकते, तो टर्मिनल ब्लॉक के ऊपर एक वायर आती है और टर्मिनल ब्लॉक के तुम जैसे देख रहे हो कि इसके दो एंड्स हैं, लेफ्ट और राइट पे तुम देखो दो एंड्स है। एक एंड से वायर आती है, ऊपर से स्क्रू टाइट होता है, कनेक्ट हो जाती है। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो फिर एक वायर आती है, ऊपर से स्क्रू टाइट होता है, कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, जो बच्चे ऑटोमेशन और कंट्रोल साइड पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा लेना देना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी में इसके जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, There are a variety of methods used to connect the wires inside the terminal block. Let's have a look at some of the more popular ones. Probably the most commonly used method for connection is the screw-in terminal block. Screw-in terminal blocks are those that use screws as the method for holding the wires. अब ये देखो, ये स्क्रू इन बेसिकली स्क्रू टाइप टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं, इसे हम समटाइम्स कहते हैं स्क्रू कनेक्शन टर्मिनल ब्लॉक। अब तुमने देखा कि वायर को उन्होंने क्रिम्प किया है, क्रिम्प करने के बाद ये बेसिकली जो सेंटर में जहां मेरा माउस तुम्हें नजर आ रहा है, दिस पट्टी इज कॉल्ड बस बार। ठीक है, ये बस बार कहलाती है इसकी, और ये इसके ऊपर स्क्रू लगे हुए, यहाँ से ये टाइट होते हैं कनेक्शन। ठीक है, आगे चलो। Be careful, over-tightening the screws can damage the wires and result in poor or potentially dangerous connections. The barrier terminal block is very similar to a screw-in terminal block as they use screws to clamp the. ये बैरियर टाइप टर्मिनल ब्लॉक है, ये इलेक्ट्रिकल पैनल में नहीं यूज हो सकते क्योंकि ये किसी डिन रेल के ऊपर माउंट नहीं हो पाते। ठीक है, इनकी डिन रेल माउंटिंग इस तरह से बनी हुई नहीं है। Wires. Depending on the application and environment, the barrier terminal strip may have a small lid to protect the wiring. Like the screw-in terminal block, it's important to strip the wire to the correct length or the screw clamp might not make contact with the wire itself. Another common method for wire connection is the spring-loaded terminal block. इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप के इलेक्ट्रिक की बात करें ना, तो के इलेक्ट्रिक जो है सबसे ज़्यादा जो टर्मिनल ब्लॉक यूज़ करती है, या अगर आप सिमेंस में चले जाएं, सिमेंस वाले, के इलेक्ट्रिक वाले, ये स्प्रिंग लोडेड टर्मिनल ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। क्यों स्प्रिंग लोडेड टर्मिनल ब्लॉक यूज़ करते हैं? ये जहाँ पे तुम्हें स्क्रू नज़र आया था, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता है टर्मिनल ब्लॉक में। उसका फ़ायदा ये होता है कि इससे ग्रिपिंग बहुत अच्छी आती है वायर की। भी तुम्हें थोड़ा सा आगे चल के ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें आइडिया होगा। A connection is made by simply inserting the wires. Most of these terminal blocks require the wire to be attached to a ferrule before it is inserted. The ferrule, or wire, is attached and released by inserting a spring release device. Some vendors have a unique spring release device, while others require a small screwdriver. The push fit or push in. Okay, this is the latest technology terminal block में, this is called push in terminal. ठीक है, अब जितने भी जर्मन मशीन्स आती हैं बन के, जर्मनी से या स्पेन से या रशिया, जिधर से भी आती हैं, इटली से, फ्रांस से, उन सब में ये पुश इन टाइप टर्मिनल ब्लॉक यूज होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्क्रू टाइट नहीं करना पड़ता। ये जो रेड कलर की आपको ऊपर एक छोटा सा हेड नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करते या हल्का सा इसको पुश करते और ये वायर को रिलीज कर देता है। Terminal block is becoming very popular. Much like the spring-loaded terminal block, the push fit often requires the wire to be covered by a ferrule. Several vendors make push fit terminal blocks. A connection is made by simply inserting the wires. The big difference between the spring-loaded and the push fit terminal block is the method of wire release.
Push-fit terminal blocks have the release device mounted right next to the wire insertion point. Another terminal block that was first used in the telco industry is the insulation displacement connector, or IDC. The wire insulation does not need to be removed before insertion. Two sharp blades inside the terminal block will slice through the insulation and make contact with the wire. When first introduced, this type of terminal block was more suited for solid wire than stranded, although there are vendors now making IDCs for both. As the name suggests, a pluggable terminal block has a plug outlet to allow connection to a socket. The wire is inserted and clamped with a screw. Connection to the wire is made via a plug and socket configuration. This terminal block is used in situations where a quick disconnect is required. On tab connector terminal blocks, a wire attached to a connector is pushed onto a tab. The wire can be crimp connected or soldered, depending upon the type of connector. Tab connector terminal blocks are also available where one side of the terminal block is a tab connection and the other side of the terminal block is a screw clamp connection. Okay, now that we've investigated some of the more common connection methods, let's have a look at some of the different terminal block types. At first glance, a ground terminal block looks like a typical terminal block. Instead of connecting wires, the ground terminal block connects the incoming wire to ground. The wire is terminated by the panel or the DIN rail, or wherever the block is mounted. We will talk more about DIN rails later. Fused connection terminal blocks have a fuse inserted in series between the wire in and the wire out, eliminating the need for external overcurrent protection. अच्छा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना फ्यूज टाइप टर्मिनल ब्लॉक को। जितने भी कंट्रोल और पीएलसी के पैनल्स होते हैं ना, हर जगह पे ये फ्यूज टर्मिनल ब्लॉक्स आपको नजर आएंगे। 5 ये 24 वोल्ट डीसी के फ्यूज टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि वी कॉल इट, जब तुम लोग की इंशाल्लाह जॉब लगेगी, क्या नाम है, किसी भी सिस्टम इंटीग्रेटर के पास या किसी पैनल बिल्डर के पास, तो तुम्हें वहाँ पे ये जो डिज़ाइन होगा इलेक्ट्रिकल, जैसे कि पैनल का डिज़ाइन था, उसके अंदर ये फ्यूज ब्लोन इंडिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती हैं? FBIs कहते हैं इसको हम, FBIs, फ्यूज ब्लोन इंडिकेशंस। समझ में आ रही है बात बच्चों? हेलो भाई, फीडबैक देते रहा करो। यस सर, ठीक है। देखो बच्चों, मैं बताना तुम्हें ये चाह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारा, जब भी इंशाल्लाह तुम लोग की जॉब लगेगी, जब भी तुम कोई भी कंट्रोल पैनल डिजाइन कर रहे होगे ना, जैसे ऊपर हमने एक पैनल देखा, अभी कंट्रोल पैनल आगे आएगा तो उसमें तुम्हें मैं दिखाऊंगा ये FBIs कहाँ लगी हुई हैं। किसी भी कंट्रोल पैनल में आगे किसी भी डिवाइस को सेव करने के लिए हम FBIs यूज करते हैं, वी कॉल इट फ्यूज ब्लोन इंडिकेशंस। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके अंदर एक फ्यूज लगा होता है जो 4-5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर 16 एम्पेयर जो भी इसकी रेटिंग है। 16 एम्पेयर तो खैर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे जो डिवाइस लगी है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये 1 या 2 एम्पेयर का फ्यूज होता है। इसको इस टर्मिनल ब्लॉक में लगा देते हो। ये तुम देख रहे हो, ये इसकी साइड एक ऊपर हुई है। बेसिकली ये नीचे आके क्लोज होगा और इसके ऊपर एक LED लगी होती है। ठीक है, जैसे ही ये फ्यूज बर्स्ट होता है ना, तो वो LED ऑन हो जाती है। ये बताती है कि जी शॉर्ट सर्किट हुआ था कि किसी भी डिवाइस में, या ओवरलोड हुआ था, तो ये फ्यूज ब्लो हो गया है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्यूज ब्लोन इंडिकेशन टर्मिनल ब्लॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं कंट्रोल पैनल्स के अंदर, डिवाइसेस को, जितनी भी आगे डिवाइसेस होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। To aid in troubleshooting, many vendors have included a built-in fuse failure LED circuit to provide a visual indication of the fuse condition. A thermocouple block is designed to accept thermocouple lead connections. Thermocouples cannot be connected to typical terminal blocks. As soon as the thermocouple wire makes contact with the conducting material inside the terminal block, an unwanted junction occurs. Any dissimilar metals joined together will create a new junction, and consequently an unwanted voltage. To avoid creating a new junction, some thermocouple connectors clamp the thermocouple leads together on both sides of the block.
Some vendors have developed thermocouple blocks with the internal metal connection strip made of the same metal as the thermocouple wire itself. Quite often, space inside a cabinet or an electrical panel is limited. अच्छा, ये अब यहाँ समझने की बात है। होता क्या है, क्योंकि स्पेस पैनल की जो होती है ऑब्वियसली वो कॉस्ट का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है आपकी स्पेस जो है ना, ठीक है। तो स्पेस बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि वी यूज मल्टी लेवल या डबल लेवल टर्मिनल ब्लॉक्स। होता क्या है कि टर्मिनल ब्लॉक की डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि एक टर्मिनल ब्लॉक के ऊपर एक और टर्मिनल ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इसको यूज करने से पैनल की स्पेस भी बच जाती है और आपकी डिजाइनिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें किस तरह का होता है। To save space, individual terminal blocks can be connected to form groups or clusters and are generally structured in multi-level configurations. Each configuration has a different number of layers or levels. ये देखो, ये इस वक्त बेसिकली 3 लेवल टर्मिनल ब्लॉक है। क्या है ये? 3 लेवल टर्मिनल ब्लॉक है। एक लेवल तुम देख रहे हो यहाँ पे ग्राउंड पे, मतलब सबसे नीचे वाला लेवल है, फिर इससे ऊपर एक और लेवल है, इससे ऊपर एक और लेवल है बेसिकली। तो ये 3 टर्मिनल ब्लॉक्स की जो स्पेस है वो एक ने कवर कर ली। इसकी हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है। For example, a triple-level terminal block has 3 layers. In this schematic example, the terminal blocks have 3 levels. We are only showing 4 of the several terminal blocks to create what is labeled as TB4101. अच्छा, The levels are इस बात का मतलब है TB4 का क्या मतलब है? 4 का मतलब है कि 4 mm की वायर के लिए डिजाइन हुआ है, ठीक है। designated as B for bottom or layer 1, M for middle. The label terminal blocks are mounted in a variety of ways, but by far the most common is by attachment to a DIN rail. ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिन रेल पे ही लगते हैं ये। Universally used for mounting devices and components inside electrical panels and equipment racks. ये लग गया अंदर जाके। If you want to learn more about ठीक है बच्चों, सो हियर इट वाज अबाउट अ लिटिल बिट डिटेल फॉर द टर्मिनल ब्लॉक्स। अब हम इसको जरा देखते हैं ये कहाँ लगा होता है। देखो, ये बेसिकली नॉर्मल लेवल ऑफ टर्मिनल ब्लॉक है, ठीक है। ये लगा हुआ है, देखो यहाँ इनकमिंग ऊपर से वायर्स आ रही है, नीचे से जा रही हैं, ठीक है। और बराबर में इसके कुछ सेफ्टी रिलेज लगी हुई हैं, उसको हम देखेंगे आगे चल के कि रिलेज वगैरह क्या होती हैं। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक इन अ पैनल। अब तुम्हें एज अ डिजाइन इंजीनियर जब भी तुम लोग जाओगे, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पैनल में कितने mm की वायर्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2.5 mm की वायर ज्यादा है, 4 mm की वायर ज्यादा है, तो तुम उस हिसाब से टर्मिनल ब्लॉक लोगे और उसके अंदर उसको यूज करोगे। आगे चलते, व्हाट वी हैव इज द नेक्स्ट कंपोनेंट व्हिच इज रिलेज। बच्चों, रिलेज के बारे में तुम लोगों को जैसे बेसिक आइडिया है कि रिलेज क्या होती हैं। सो रिले इज अ डिवाइस जो कि एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। रिले में एक कॉइल लगी होती है, जिसको तो वो कॉइल एनर्जाइज होती है, तो उसके कॉन्टेक्ट मेक और अनमेक होते हैं। अब अगर आप इधर देखें तो दिस इज अ 14 पिन रिले। जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे या किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल बिल्डर के पास तुम्हारी जॉब इंशाल्लाह लगेगी, और या किसी सिस्टम इंटीग्रेटर के पास अगर तुम जॉब करते हो, तो जब तुम लोग जाओगे वहां पे, अब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो तुम्हें अपने पैनल के अंदर जो भी कंट्रोल पैनल्स होते हैं उसके अंदर तुम्हें रिलेज बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज, जिसके अंदर ये वाली जो रिलेज होती है वो कहलाती है कंट्रोल रिलेज। इसके अलावा देयर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर रिलेज एज वेल, जिसके अंदर अंडर ओवर वोल्टेज रिले भी आती है, प्रोटेक्शन रिलेज भी आती है, डिफरेंट किस्म की रिलेज आती हैं। वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करती हैं, ठीक है। अब ये जो है दैट इज दिस इज नॉट अ राउंड पिन रिले, बाय द वे। 2 तरह की रिलेज होती हैं, एक राउंड पिन रिले और एक फ्लैट पिन रिले। दिस इज अ फ्लैट पिन रिले। फ्लैट पिन रिले, राउंड पिन रिले में फर्क क्या होता है? मेजर फर्क ये होता है कि राउंड पिन रिले जो है उसकी करंट रेटिंग ज्यादा होती है, और जो आपकी फ्लैट पिन रिले होती है उसकी करंट रेटिंग कम होती है। बट उसी तरह से फ्लैट पिन रिले सस्ती होती है, राउंड पिन रिले महंगी होती है। हमारी फिनिक्स के अंदर ये रिलेज आती हैं, ठीक है। अब अगर तुम देखो, दिस इज अ 14 पिन रिले, और 13 और 14 पिन जो है बेसिकली एक स्क्वायर उसके ऊपर बना हुआ है। 13 और पिन नंबर 13 एंड 14 आर व्हाट, ये क्वाइल है। जैसे ही अब क्योंकि
तुम देखो रिले के नीचे लिखा हुआ है 220 वोल्ट एसी कॉइल। इसका मतलब है कि जैसे हम इसको 220 वोल्ट एसी देंगे ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। अच्छा, जिसको ये एनर्जाइज हो जाएगी तो अगर तुम ये देखो कि एक रेड वायर 9 to 5 जा रही है और एक रेड वायर 12 से 8 जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये कॉन्टेक्ट तुम्हारे जो बेसिकली 5, बेसिकली जो वायर जा रही है दैट इज 9 से 1 जा रही है, ठीक है। तो इस वक्त ये नॉर्मली क्लोज है 1 के अगर पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर 12 से 4 को आप देखो तो ये नॉर्मली क्लोज है। लेकिन जैसी कॉइल एनर्जाइज होगी ये रेड वायर जो है ये फौरन 5 के साथ कनेक्ट हो जाएगी और 12 वाली वायर फौरन 8 के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा अगर ये नॉर्मली ये क्लोज होती है। तो अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ये जो कॉइल है ये 220 वोल्ट एसी है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एक राइट पे अगर आप देखें तो एक एबीबी का ब्रेकर लगाया हुआ है। ये क्या करेंगे कि कॉइल को फेज देंगे और दूसरे कॉइल के एंड को न्यूट्रल देंगे और इसकी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। जब कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये जो कॉमन पॉइंट है विच इज 9 और 12 यहाँ पे फेज देके किसी भी बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको न्यूट्रल या ग्राउंड देंगे और बल्ब तुम्हारा ऑन हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू। अब जरा आप इसको देखें कि ये किस तरह से हो रहा है। हाँ जी बच्चों, आई बिलीव आपने इस पूरे सिस्टम को देखा। अब हम जरा रिलेस को डिस्कस करते हैं कि क्या ये स्क्रीन सबको समझ में नजर आ रही है। ठीक है। अब बच्चों तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट तरह की रिलेज नजर आ रही होंगी। अब अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो देयर इज अ स्लिम लाइन रिले, ठीक है, जो काफी स्लिम है, पतली सी रिले है और नीचे इसकी बड़ी सी बेस है और इसके ऊपर ये व्हाइट कलर की रिले। बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्लिम लाइन रिले। ये जहाँ पे जगह का कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है वहां यूज करते हैं। जनरली ये 24 वोल्ट डीसी में आती है। इसके बराबर इसके ऊपर देखें तो K1 K3 लिखा हुआ है। ये दीज आर कॉल्ड टैग्स, ये टैगिंग कहलाती है और ये टैगिंग जो है इससे पता चलता है कि ये रिले कनेक्शन किस तरफ जा रहा है या किस तरफ से आया हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट पे आपके पास ये एक रिले है जिसकी मैं पिक्चर अभी थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, ठीक है। टेक अ लुक एट दिस रिले। ये नीचे इसकी इतनी बड़ी बेस है, ऊपर इसके ये ब्रैकेट कहलाता है इसका और उसके साथ ये रिले लगी हुई है, ठीक है। अब जरा इसको हम देखते हैं कि ये रिलेज जो है फिनिक्स कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह की आती है। टेक अ लुक। सो दिस इज अ डिन रेल। इस तरह से आके रिले उसके ऊपर लग जाती है विद बेस।
तो जब भी तुम्हें रिले अपने डिजाइन में, जब भी तुम्हें कभी भी रिले अगर तुम्हें लेनी होगी, जब तुम इंडस्ट्री में चला जाओगे, तो रिले हमेशा विद तुम रिले के साथ रिले विद बेस लोगे, सेपरेट रिले नहीं आएगी, क्योंकि रिले जो है वो हमेशा बेस के ऊपर माउंट होती है और बेस जो है फर्दर आगे डिन रेल पे माउंट होती है। ओके डिफरेंट तरह की रिले जिसने ऊपर माउंट कर दी है। सो जैसे वैसे पुश इन टेक्नोलॉजी टर्मिनल्स में यूज होती थी, इसी तरह रिलेज में भी यूज होती है। ये अगर आप देखेंगे पीछे क्या चीज है बच्चों, दिस इज कॉल्ड वायरिंग डक्ट। ये जो पीछे तुम्हें नजर आ रही है जिसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगे हुए, दिस इज कॉल्ड वायरिंग डक्ट, जैसे केबल डक्ट कहते हैं। अब है क्या कि अगर तुम इसको देखो थोड़ा सा, कि ये वायर इस केबल डक्ट में से गुजर के आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ताकि पैनल की वायरिंग खराब ना हो, पैनल की वायरिंग बुरी ना लगे, इसलिए हर पैनल में ये केबल डक्ट भी यूज होती है, ठीक है। एक और रीजन केबल डक्ट को यूज करने का ये है कि ताकि जो केबल की सेपरेशन है ना, वो आपको प्रॉपरली नजर आए। मिसाल के तौर पे कि अगर ये वायर यहाँ पे आई है, इस रिले से निकल रही है, तो यू शुड नो कि ये वायर एग्जैक्टली कहाँ से ट्रैक हो रही है। इस वायर की प्रॉपर ट्रैकिंग करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, जिस वक्त वोल्ट इसके अंदर ना रिलेज के अंदर स्विचिंग होती है, तो देर इज अ फ्री व्हीलिंग डायोड भी इसके अंदर एक लगती है, ठीक है, ताकि रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स करंट से प्रोटेक्ट किया जाए। ये एक होती है चीज, तो इसके लिए पीछे ये एक डायोड मॉड्यूल भी लगता है रिलेज के अंदर, ये यहाँ पे पीछे आके इन्होंने लगा दिया। सेकेंडली इसके अंदर कुछ टाइमर्स भी होते हैं रिलेज के साथ। मिसाल के तौर पे आपको कोई एक्स्ट्रा टाइमर लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हैं किसी सर्टेन टाइम पे रिले कर जाए या रिले की कॉइल ट्रिप कर जाए, तो आप इसके साथ एक छोटा टाइमर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड। ये मैं तुमसे बात कर रहा था कि ये दिस इज फ्लैट पिन रिले। कैसे पता चलता है भाई ये फ्लैट पिन रिले? आप इसकी पिन देखें, देख रहे हो, पतली पतली स्ट्रेट चकोर पिन है। और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ राउंड पिन रिले। ये देखो जरा, इसके अगर तुम पिन देखोगे तो ये गोल है, ठीक है। और दिस इज द बेस फॉर फ्लैट पिन एंड दिस इज द बेस फॉर राउंड पिन रिले,
ठीक है, इन दोनों की बेसिस भी डिफरेंट होती है और ये बेसिस के ऊपर आके प्रॉपरली माउंट हो जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम इसको रैप करते हैं। अब हम वी आर मूविंग टूवर्ड द कंट्रोल ऑटोमेशन पोर्टफोलियो। तो अब सबसे पहले जो कंट्रोल पैनल है ना, उसको हमें समझना है कि कंट्रोल पैनल क्या होता है और कैसे होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सेंसर्स क्या होते हैं। जो कंट्रोल पैनल में पीएलसीज लगी हैं, सेंसर्स लगे हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाने लगा हूँ जिसके अंदर तुम्हें आइडिया होगा कि कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं। ओके सर जी। सर रिले की जो अभी आपने बॉडी दिखाई है सर, ये तो बिल्कुल ब्रेकर जैसी ही है। तो सर ये सिर्फ बॉडी है या रिले वही जो होती है छोटी सी जो आती है हमने 5-4 पिनों की जो होती हैं, जो ग्लास वगैरह लगा हुआ होता है ट्रांसपेरेंट कुछ इस तरीके से, वो रिले होती हैं या ये पूरी एक रिले है? क्योंकि सर ये ब्रेकर जैसी ही है बॉडी, सेम टू सेम। नहीं, ब्रेकर इज अ डिफरेंट थिंग। ब्रेकर की तरह की बॉडी तुम्हें पता है क्यों लग रही है इसकी? इसलिए लग रही है क्योंकि ब्रेकर इज ऑल्सो अ डिनरेल डिवाइस और दिस बेस इज ऑल्सो अ डिनरेल डिवाइस। सो जो तुमने 4-5 पिन वाली यूज की है ना अपनी यूनिवर्सिटी में, दैट रिले इज नॉट एबल टू यूज इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर जो रिलेज होती हैं वो इस तरह की यूज होती हैं जो कि बेसिस के ऊपर माउंट होती है, क्योंकि वो फर्दर इलेक्ट्रिकल या कंट्रोल पैनल के अंदर लग रही होती है। तो जो तुमने पहले यूज किए हैं उसको भूल जाओ, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस पीसीबी के ऊपर में भी माउंट करते होगे या तुम किसी वेरो बोर्ड के ऊपर माउंट करते होगे, ऐसे ही है ना? यस सर। हाँ, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ है और ये इलेक्ट्रिकल पैनल में जाके लगेगी। दैट्स वाई इसके अंदर एक बेस होती है। सर अच्छा, वीडियो में जो मतलब उसमें एक पहले बेस अटैच की थी उससे बाहर से, और फिर सर बीच में जो एक वाइट कलर की कोई चीज़ लगाई थी, सर वो सिर्फ वो रिले है या पूरी ही रिले कहेंगे हम उसको? नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ भाई, एक जरा इधर देख लो। इसको मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। देखो भाई, वापस आओ इधर। ये तुम्हें नजर आ रही है जिसको मैं अभी घुमा रहा हूँ ऊपर नीचे, ये ठीक है, आ रहा है Yes, sir. नजर? दिस इज कॉल्ड रिले। ठीक है, और ये जो चीज है ना, ये रिले बेस है। अब ये रिले आके इसके ऊपर माउंट होगी बेस के ऊपर, और बेस के साथ ये सारे कनेक्शंस तुम्हें नजर आ रहे हैं? यस यस, सही सही। ठीक है, जैसे तुम ये बेस के ऊपर लगी हुई है, इसके पीछे कनेक्शंस हैं। इन कनेक्शन में जैसे तुमने वीडियो में देखा उन्होंने वायर्स लगाई हैं। यस सर। ठीक है, अब ये वायर जो है इनके अंदर कनेक्ट होंगी तब ताकि तुम्हारी रिले चलेगी। ठीक है, यस सर, सही है, समझिए। किसी और बच्चे को क्वेश्चन पूछना है? आई थिंक सो के नहीं पूछना है। ओके Have you ever wondered how an automobile assembly line is controlled? In this video, we're going to talk about what controls large or small mechanical processes like an assembly line. That device is called a control panel. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new Real Parts videos. This way, you never miss another one. Think of a control panel like the human body. Inside our bodies, we have vital organs that control and monitor our surroundings. Similarly, a control panel is a metal box which contains important electrical devices that control and monitor a mechanical process electrically. Let's get started. First, let's talk about the enclosure, the metal box that contains all of the electrical devices of the control panel. अब ये देखो, दिस इज अ कंट्रोल कैप। ठीक है, इस पीछे इन्होंने इसको जब खोला, हाँ ये देखो, ये जो ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दीज आर द सर्किट ब्रेकर्स। राइट साइड पे ये तुम्हारी सिम है, ये तुम्हारी पावर सप्लाई है, ये तुम्हारा नेटवर्क स्विच है, ये तुम्हारी रिलेज हैं।
ठीक है, ये तुम्हारा वोल्टेज कन्वर्टर है, और यहाँ पे नीचे मुझे देखना पड़ेगा, ये एग्जैक्टली मुझे नजर नहीं आ रही, शायद कॉन्टैक्टर होंगे। Devices of the control panel. Enclosures are often aluminum or stainless steel, and the size will vary based on the size of the process. A control panel enclosure can have multiple sections. Each section will have an access door. The size of the enclosure is commonly referred to by the number of doors the enclosure has. Each enclosure will have an electrical safety rating designated by UL, the Underwriters Laboratories, who governs electrical safety. They will also have an IP rating, or NEMA classification, which designates the enclosure to be indoor or outdoor, waterproof or water-resistant, suitable for hazardous conditions, dust-proof, or explosion-proof. Now, let's go inside the enclosure and talk about the non-electrical components that make up the control panel. First, let's talk about the back panel of the enclosure. The back panel is a sheet of metal that is mounted on the inside of the enclosure that allows us to drill mounting holes for different devices, which leads us to our next component, DIN rails. A DIN rail is a metal rail with a standard width used for mounting electrical devices inside. The next component inside the control panel is wiring duct. हाँ जी, आगे बात समझ में? इसको वायरिंग डक्ट कहते हैं, जो मैंने तुम्हें दिखाई थी पिछली वीडियो में कि केबल डक्ट कहेंगे या वायरिंग डक्ट कहेंगे। वायरिंग डक्ट क्यों यूज होती है मैंने तुम्हें बताया था, जब पैनल में बहुत ज्यादा केबल्स होती हैं तो हमें ट्रेस करना होता है कि केबल कौन सी किस जगह पे कहाँ जा रही है, उसके लिए यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी डिन रेल्स पीछे उन्होंने लगाई हैं, तो अब क्योंकि केबल ज्यादा होंगी तो वायरिंग डक्ट की जरूरत भी पड़ेगी। Ducts allow us to route the wires in an organized and efficient way, while also reducing electrical noise between devices. Next, let's get into the electrical components of the control panel. The main circuit breaker is where the power comes into the control panel for all of the devices. This circuit breaker generally has a disconnect on the outside of the panel that allows us to shut off the power. Always remember the top side of the circuit breaker still have power. The power that comes into the panel can be anywhere from 480 volts to as low as 120 volts. After the power comes into the panel from the main circuit breaker, the power will be run into a surge arrestor. Okay बच्चों, what is a surge arrestor? किसी को आइडिया है? मैं समझाऊंगा सबको, डोंट यू वरी। किसी को अगर रफ आइडिया तो बता दे, मैंने तो समझाना ही समझाना है। और ये पैनल में क्या सर, ये सर्च शायद लीकेज को कहते होते हैं कि अगर कोई लीकेज या कोई अननेसेसरी कोई करंट वगैरह आ रहा है तो उसको डील करने के लिए शायद। एनी अदर फीडबैक? किसी और बच्चे को पता है सर्ज अरेस्टर के बारे में? सर ये मेरे ख्याल में ट्रांजिएंट स्टेट में जो वोल्टेज सर्ज आता है उसको। ओके, आगे चलो आगे चलो। और किसी को पता है? सर कुछ स्पाइक्स जो आती हैं ड्यूरिंग मतलब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। बिल्कुल सही है, और आगे चलो। सर और स्विचिंग ऑफ लोड्स की वजह से जो फ्लक्चुएशन आती है वोल्टेजेस में उनको। वेरी गुड। इस ग्रुप पे माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बच्चे मौजूद है भाई, सब बच्चों ने सही जवाब दिए। बच्चों, व्हाट इज अ सर्ज अरेस्टर? तुम अगर इस वीडियो को गौर से देखो, सीरीज में नहीं लगा। होता क्या है कि सर्ज अरेस्टर हर पैनल में लगाया जाता है क्योंकि स्विचिंग डिवाइसेस मौजूद होती है हमारे पास आगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जनरेट होती हैं जो कि जिनका एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है। और सेकेंडली ये कि माइक्रोसेकंड में करंट स्पाइक्स आती हैं, वोल्टेज स्पाइक्स आती है जो कि इंटरनल सिस्टम को डैमेज करती हैं। तो इस वजह से हमें सर्ज अरेस्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, सर्ज अरेस्टर जो है वो हमेशा पैरेलल में लगता है क्योंकि इट गिव्स अ लो रेजिस्टिव पाथ। करंट को हमेशा दो पाथ चाहिए होती है, अगर उसे पैरेलल में लो रेजिस्टिव पाथ मिल जाए तो वो वहां से पास हो जाता है। तो इस सर्ज अरेस्टर को फर्दर हम फिर ग्राउंड करते हैं। ठीक हो गया। तो आपने अगर देखा होगा अपनी आउटलाइन में एक IoT बेस्ड सर्ज प्रोटेक्शन एनालिसिस डिवाइस भी हम स्टडी करेंगे, वो इसी सर्ज अरेस्टर से रिलेटेड होगी। Surge arrestor is a device that protects all of the electrical equipment inside the control panel from electrical surges or overvoltage. An electrical surge can come from a lightning strike or utility power surge.
The power can be connected into a transformer that switches the power down in order to power smaller devices. If the incoming power is above 120 volts, a transformer is generally used. If the power is 120 volts, a power supply can be used to step the power down to 24 volts. Now that the control panel has incoming power from the main circuit breaker and power distributed by a transformer or power supply, the different voltages can be wired into terminal blocks for even more routing of power throughout the control panel. A terminal block consists of two terminals that can join two or more wires together. Terminal blocks can be arranged with several other blocks in a strip mounted on a DIN rail to run power from one source to several devices throughout the panel. The final part of the control panel are the devices that control and monitor the mechanical process. Let's talk about the PLC, or Programmable Logic Controller. The PLC is like the brain of the entire. A terminal block consists of breaker and volts. A power supply can be used. बच्चों, ये तुम्हें समझ में आई कि टर्मिनल ब्लॉक यहाँ पे हमने जो बात की थी, वो टर्मिनल ब्लॉक यहाँ इस कंट्रोल पैनल में तुम्हें नजर आ रहा है। यहाँ पे एक पावर सप्लाई है। क्यों पावर सप्लाई लगाई है यहाँ पे बच्चों? क्या कह रहा है वो? स्टेप डाउन। हाँ बेटा, बच्चों मेरी बात एक याद रखना, ये जो कंट्रोल पैनल तुम देख रहे हो, दुनिया भर में कंट्रोल पैनल जैसे ही बनते। कल को तुम इंशाल्लाह जब किसी भी फैक्ट्री में जाओगे या किसी सिस्टम इंटीग्रेटर के पास बने बैठे होगे या किसी पैनल बिल्डर के पास होगे, तुम्हें एग्जैक्टली ऐसे ही पैनल डिजाइन करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि तुम्हें पता हो कि कंट्रोल पैनल के अंदर क्या क्या चीज होती है। कल को जब इंशाल्लाह तुम लोगों के इंटरव्यूज होंगे तो कोई तुमसे अगर पूछता है कि भाई एक टिपिकल कंट्रोल पैनल में क्या होता है, तो तुम उसको बताओगे कि भाई एसी आ रही होती है, ब्रेकर्स लगे होते हैं, एसपीज लगी होती है, उसके बाद उसी पैनल के अंदर पावर सप्लाईज होती है। पावर सप्लाईज ऑब्वियसली एसी टू डीसी कन्वर्ट करेंगी और आगे उसके डीसी जो है वो कन्वर्टर क्या नाम है, कंपोनेंट्स लगे होंगे। ठीक है, अब उसी कंट्रोल पैनल में तुम्हारी पीएलसी लगी होगी। पीएलसी जो है लगी हुई, वो आगे फर्दर उसके आगे रिलेज लगी होंगी, उसके आगे सेंसर्स लगे होंगे। ये सारी चीजें अभी इसमें ये बताएगा, तो जरा केयरफुली सुननी है आपने। Step the power down to 24 volts. Now that the control panel has incoming power from the main circuit breaker and power distributed by a transformer or power supply, the different voltages can be wired into terminal blocks for even more routing of power throughout the control panel. A terminal block consists of two terminals that can join two or more wires together. Terminal blocks can be arranged with several other blocks in a strip mounted on a DIN rail to run power from one source to several devices throughout the panel. The final part of the control panel are the devices that control and monitor the mechanical process. Let's talk about the PLC, or Programmable Logic Controller. The PLC is like the brain of the entire process. The PLC will have a CPU where the logic program is stored. It will have associated inputs and outputs, which will help control and monitor the assembly line. Speaking of our terminal blocks, we will have wires running from them to our inputs and outputs. This allows for the actual control of the assembly line. Field devices, such as proximity switches, photo eyes, and other sensors, are set up on the assembly line to give the feedback needed for the PLC to control the operation of the line. The PLC outputs will be wired to a bank of relays that will close an internal contact that will send power out to turn on or off a device on the assembly line. Smaller relays will control devices such as lights or fans, while a bigger relay, called a contactor, is used to control motors. We will also have a network switch located somewhere near the PLC. This will be powered with 24 volts, and it will be the hub for our communication to and from the PLC to network-compatible devices on the assembly line. One of those devices is our Human-Machine Interface, or HMI. An HMI can be mounted locally onto a panel door or in a remote panel located closer to the machinery. The HMI can be a very dynamic tool in assisting the op to turn on बच्चों ये बात समझ में आई तुम लोगों को? PLC. What is this?
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? एनीवन कैन टेल? एक्चुएटर। नहीं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सॉरी, ये किसने बोला अभी? हु सेड दिस? जी सर मैंने। सर गला, मैंने तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। वैसे तुमने क्या बोला, दोबारा बोलो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यस एग्जैक्टली, दिस इज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ओके बच्चों, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? सेंसर्स इंटरफेस होंगे पीएलसी के साथ। नाउ सी, हो गए? आगे देखो। Photo eyes, अब ये क्या चीज है? दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ फोटो सेंसर। फर्दर ये इंटरफेस हुआ, कैसे हो रहा है? टर्मिनल ब्लॉक में जा रहा है और यहां से फिर निकल के आगे जा रहा है। and other sensors are set up on the assembly line to give the feedback needed for the PLC to control the operation of the line. The PLC outputs will be wired to a bank of relays that will close an internal contact that will send power out to turn on or off a device on the assembly line. Smaller relays will control devices such as lights or fans, while a bigger relay, called a contactor, is used to control motors. We will also have a network switch located somewhere near the PLC. This will be powered with 24 volts, and it will be the hub for our communication to and from the PLC to network-compatible devices on the assembly line. One of those devices is our Human-Machine Interface, or HMI. An HMI can be mounted locally onto a panel door or in a remote panel located closer to the machinery. The HMI can be a very dynamic tool in assisting the operator in controlling and monitoring the machinery. The PLC will pass signals over the network to the HMI for monitoring, and the HMI can send signals to the PLC for controlling the machinery. Today, we talked about the components of a control panel. Each control panel will have the main power source coming in that is distributed throughout the panel to varying devices for control and monitoring. Control panels will come in different sizes, but they all have similar devices that we talked about today. Want to learn PLC programming in an easy to understand format? ओके बच्चों, तुम लोगों ने एक बड़ी डिटेल्ड सिनेरियो बेस्ड चीज देखी है कि क्या होता है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर कौन सा है भाई? जी, किसको सर पूछना है? सर हाँ हब जी, लगाना जरूरी है मतलब हर कंट्रोल सिस्टम हाँ के पैनल। हाँ, जरूरी है, जरूरी है। उसकी वजह ये कि कंट्रोलर को इंटरनेट कैसे मिलेगा? सर क्योंकि मतलब एक से दो वायर से दो तीन वायर से ज्यादा तो यूज होंगे नहीं सर, फिर हब तो मतलब काफी वायरों के लिए होता है ना। नहीं तो आप उसको कंट्रोलर को कैसे दोगे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल से आगे आपने 2-3 और डिवाइसेस चलानी है जिनको इंटरनेट की जरूरत है, तो फिर क्या करोगे? सर डायरेक्ट नहीं दे सकते मतलब क्योंकि दो तीन वायर ही यूज होंगी मैक्सिमम। नहीं नहीं, ये आपने जब किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल को डिजाइन करना होता है ना, तो आप फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी सामने रखते हो। अब आज आपने इसके अंदर कोई एक तार लगा दी और फ्यूचर में आपको पता चला एक्सटेंशन आ रही है, तो फिर आप दोबारा से सारी वर्किंग नहीं करते, डिजाइन नहीं चेंज करते हो। आप पहले एक नेटवर्क स्विच लगाते हो जिसके अंदर मल्टीपल वायर्स लग सकती, ताकि फ्यूचर में अगर कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उसको यूज कर सकें। ओके सो ओके 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 व्हाट आई वांट यू टू सी इज एक और बच्चों, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री में मोटर प्रोटेक्शन के लिए। आई वांट यू टू सी दिस, ओवरलोड रिलेज। रिलेज के अंदर बहुत ज़्यादा तुम्हें जो इंडस्ट्री में चीज़ नज़र आएगी जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा लेना देना रहेगा एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर तो इन केस तुम लोग जाते हो ना इस साइड पे, फॉर एग्जांपल तुम इलेक्ट्रिकल मैनेजर साइड पे जाते हो या तुम मैकेट्रॉनिक्स की साइड पे जाते हो, तो तुम मोटर से जिस जिस बंदे ने लेना देना है ना, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मोटर से हर किसी का बहुत ज्यादा लेना देना रहेगा। इसको जरूर देखो। व्हाट इज दिस? रिलेज आपने देखी, अब ये एक स्पेशल टाइप की रिले, इसको भी जरा देखेंगे क्या है। What is an overload relay?
An overload relay is a sensory device that protects a motor from continuous high current draw and will allow high current flowing is high enough to cause ammo. The overload relay can be reset when conditions causing the overload event have been detected and resolved. Forgive me, why don't you just use protect a motor from a quick high current events related with short circuits? An overload relay is used to limit current for a predetermined period of time. Too much current may damage a motor by gradually breaking down the winding insulation. Okay, but what's a motor overload conditions can happen? Actually, if the rotor is locked, the motor is undersized for a given load. If the motor is frequently started and stopped, or loss of one of the phases in an industrial three-phase AC system. Additional causes might be under or over voltage, damaged bearings, improperly aligned shafts, poor ventilation, high ambient temperature, or a combination of these factors. So the overload is important to run the motor properly. It can't run the motor alone. An overload relay paired with a contactor forms the two necessary components for a motor starter. The contactor is starting or stopping the motor, protecting the motor from continuous overload conditions. Overload within the contactor also includes one or more auxiliary contacts, feedback elements inside it tell the contactor to break connection since it's a continuous overload. The overload heat are placed in series with the contactor of the motor. Is there any schematic symbol? The NEMA schematic symbol for an overload relay is a pair of opposite question markers each phase. The IC schematic symbol for an overload relay is kind of a digital pulse each phase. An overload relay can be integrated with a contactor in a single package called a motor starter, or the pair working together can be considered a motor starter. Note that बच्चों मोटर स्टार्टर की बात हो रही है यहाँ पे। देखो प्रॉब्लम ये होता है कि जितनी भी मोटर्स होती है ना जिसको तो स्टार्ट होती हैं, तो जब स्टार्ट होती है तो वो उसका एक इम्पल्सिव करंट होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टॉर्क, जो कि 3 to 4 टाइम्स होता है नॉर्मल करंट के। उसके अलावा अगर इन केस, पहली बात तो ये कि हमें इस रिले की जरूरत क्यों पड़ती है, ओवरलोड रिले की जरूरत क्यों पड़ती है, इसे हम वी जनरली कॉल्ड इट थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है। इसके अंदर जस्ट लाइक ब्रेकर एक थर्मल स्ट्रिप लगी हुई होती है और वो क्या कर रही होती है कि पर फेज उसको मॉनिटर कर रही होती है। अब होता क्या कि ये वेरिएबल होती है, मोटर मिसाल के तौर पे 4 एम्पेयर 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर के उस हिसाब से उसका करंट सेट करते हैं और एट अ सर्टेन टाइम के लिए ये उस मोटर को मॉनिटर करती है। और जैसी इन केस अगर ओवरलोड कंडीशन होती है मोटर की, अब ओवरलोड कंडीशन कैसे होती है मोटर की, ऑब्वियसली मोटर चल रही है, कहीं किसी जगह पे फंस गई मोटर, रोटर उसका फंस गया, उसने ओवर करंट ड्रॉ किया, तो बजाय इसके कि वो करता रहे ऐसा और पीछे उसकी वाइंडिंग जल जाए, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए एक थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती है। अच्छा, ये ओवरलोड रिले इंक्लूडिंग अ कॉन्टैक्टर और इसके अंदर एक टाइमर भी समटाइम्स लगा होता है, इन सबको जब मिलाते हैं किसी एक सर्टेन बॉक्स के अंदर तो वी कॉल इट अ मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्टर भी 2-3 किस्म के होते हैं। जनरली इसकी ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाती है डॉल स्टार्टर। डॉल स्टार्टर मींस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। इसके अलावा फिर VFDs पे हम जाते हैं और चीज़ों पे जाते हैं, तो वो इंडस्ट्री की एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। ये सबसे आसान है इसको समझना, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। the schematic symbol for a manual motor starter includes both the symbols for a circuit breaker and an overload. But if we put them separately,
How we connect them together. Often overload relays have a carrier. The carrier allows it to be tightly paired with a contactor for a motor starter. So an overload relay by itself can't rightly be considered a motor starter, since it can't establish or interrupt high current delivered to a motor provided by the contactor. The overload's only purpose is to protect the motor from continuous overload conditions. This is the reason a motor starter is formed of two elements, so they can both make and break connection and detect continuous overload conditions. That's it for this video. We will continue the overload in... जी बच्चों, समझ में आई आपको बात जो मैं बताना चाह रहा था? कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको चीज समझ में ना आई हो? आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आज के सेशन के लिए वी विल हैव टू रैप अप द सेशन टुडे, और कल इंशाल्लाह हम अब कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस देखेंगे जो आईओटी के अंदर जो लेगेसी डिवाइसेस थी जिसके थ्रू हम आईओटी के अंदर चीज़ों को क्लाउड पे लेके जाते थे, और अब जो टेक्नोलॉजी आई हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर हम कुछ और फर्दर चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह बच्चों, सी यू टुमारो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कल मिलते हैं। सर जी सर, वो आपने इंटर्नशिप का बताया था सर, उसका हाँ, मैंने तुम्हें इंटर्नशिप का बताया था। मैं दोबारा सब बच्चों को बता दूं कि जितने भी इस ग्रुप पे स्टूडेंट्स हैं उन सबको इंशाल्लाह इंटर्नशिप मिल जाएगी। जैसी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली होगी, इस ग्रुप पे मैं इंटर्नशिप का जो भी लिंक होगा जिसके अंदर आपको रजिस्टर करवानी है वो शेयर कर दूंगा। तुम सारे बच्चे उसके ऊपर जाके रजिस्टर करवा लेना, और जितने बच्चे इस नमल के ग्रुप पे हैं, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी के, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के, इस ग्रुप में जितने भी बच्चे, उन सबको मिल जाएगी इंटर्नशिप। अगर इस ग्रुप के अलावा भी कोई बच्चे आना चाहते हैं तो आप मुझे पहले इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह आना चाहते हैं तो फिर मैं उनसे जिनको से बात कर लूँगा, और इस ग्रुप के जितने ही बच्चे हैं सबको इंशाल्लाह मिल जाएगी। सो कोई बच्चा भी जी सर, ये रोज होगा इसका स्केड्यूल वगैरह कैसे होगा? सेशन रोज होंगे या वीकेंड्स नहीं, में होंगे? नहीं, रोज नहीं होंगे। देखो, वीकेंड प्रोग्राम होगा इसी तरीके से जैसे आपका ये हो रहा है। सैटरडे संडे को इंटर्नशिप की तुम्हारी क्लास होगी, और उसका पूरा रोल आउट और जो भी पूरा उसका प्लान है वो तुम्हें मिल जाएगा। 4 वीक्स की इंटर्नशिप होगी, तो तुम्हें 8 दिन आना होगा। 1 से 2 घंटे का सेशन होता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू, ओके।